हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं 11वीं की फिजिक्स का चैप्टर 2 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं मोशन और रेस्ट। मान लेते हैं हमारे पास एक गाड़ी है और इधर एक पेड़ है और इधर एक बच्चा है जो इस गाड़ी को देख रहा है। मान लेते हैं टाइम बीतता जा रहा है पर ये गाड़ी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है, जहाँ पे है वो वहीं खड़ी रहती है। तो ये बच्चा क्या कह सकता है? गाड़ी चल नहीं रही है, गाड़ी रेस्ट में है। ठीक है, तो जो गाड़ी है, बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अब सराउंडिंग का मतलब है इसने अंदाजा लगाया है इस पेड़ से, ठीक है, कि ये गाड़ी इस पेड़ के अकॉर्डिंग ना तो आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, जहाँ पे है वहीं खड़ी है। ठीक है, तो रेफरेंस के लिए जरूर चाहिए, किसी के रेफरेंस के थ्रू ही हम बताते हैं कि पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, या ये अपने अकॉर्डिंग भी कह सकता है। ठीक, अगर ये गाड़ी या तो आगे जाना शुरू कर देती है या पीछे जाना शुरू कर देती है। अब गाड़ी या ऊपर नीचे जाएगी नहीं, सिर्फ आगे या पीछे जा सकती है। अगर ये चलना शुरू कर देती है तो क्या कह सकते हैं? ये मोशन में है। मोशन का मतलब चेंज पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में ये पोजीशन को चेंज कर रही है। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, अगर ये बच्चा इस गाड़ी में बैठा हो, इसके साथ इसका कोई फ्रेंड बैठा हो जो गाड़ी चला रहा है और ये भी इसी गाड़ी के अंदर है, तो तब भी क्या ये कह सकता है कि गाड़ी मोशन में है इसके अकॉर्डिंग? तो नहीं। देखो बच्चों, गाड़ी की मोशन और गाड़ी की रेस्ट में है, इसको ये डिपेंड करता है देख कहाँ से रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको देख कहाँ से रहे हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं ये पेड़ है, अगर ये बच्चा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पेड़ के अकॉर्डिंग बनाता है तो क्या करेगा, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे बना देगा। ठीक, इस पेड़ के तीनों डायरेक्शन में एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देगा। इसको मान लेते हैं एक्स, इसको वाई, इसको जेड। ये गाड़ी क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं तो एक ही डायरेक्शन की बात करनी है। एक्स के रेस्पेक्ट में आगे की तरफ जा रही है, इसका मतलब मोशन में है। पीछे की तरफ आ रही है तब भी मोशन में है। पर अगर ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है, एक पॉइंट पे ही बनी रहती है, तो उसका मतलब ये रेस्ट में है। ये बच्चा अपने अकॉर्डिंग भी क्या कर सकता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट कर सकता है। ठीक है, एक्स वाई जेड, तो इसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, अगर ये बच्चा इस गाड़ी में बैठ जाए और इसका फ्रेंड भी इसी गाड़ी में बैठा है, तब ये अगर अपने अकॉर्डिंग देखेगा, अगर अपने आप को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेगा, अपने रेफरेंस से कहेगा, तो ये नहीं कह सकता कि गाड़ी मोशन में है। इसके अकॉर्डिंग ये गाड़ी रेस्ट में होगी अगर ये इस गाड़ी के अंदर होगा। तो मोशन एक रिलेटिव थिंग्स है, इसको रिलेट करना होता है किससे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो ये क्या है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो मोशन हमेशा किसी न किसी चीज से रिलेट करके बताना पड़ता है कि किस ऑब्जेक्ट या किस रेफरेंस, किस फ्रेम के ये रेस्पेक्ट में मोशन में है। ठीक है, अब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप का होता है। यहाँ पे लिख लेता हूँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये दो टाइप का होता है। एक होता है इनर्शियल और एक होता है नॉन इनर्शियल। इसमें क्या होता है, न्यूटन्स के लॉ वैलिड होते हैं। ठीक है, न्यूटन्स लॉ इज वैलिड, आर वैलिड। ठीक है, इसमें नहीं होते। ठीक है, नॉट वैलिड। अब इसका क्या मतलब है, पहले बात करते हैं रेस्ट की। अगर ये बच्चा इस गाड़ी को देख रहा है जाते हुए, ठीक, और ये रेस्ट में है, तो ये जब अपने आप को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेगा, ठीक, तो ये क्या कर सकता है, ये अपने आप को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेगा क्योंकि ये रेस्ट में है। उसके अकॉर्डिंग ये गाड़ी की जो स्पीड है उसको कैलकुलेट कर सकता है, उसकी पोजीशन को कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ वहाँ पे अप्लाई कर सकता है और उसकी पोजीशन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी सब कुछ फाइंड आउट कर सकता है। कब? जब ये रेस्ट में होगा, या अगर ये किसी दूसरी गाड़ी में बैठा है और इस गाड़ी की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, ठीक, तब ये क्या करेगा, ये अपने आप को एज ए रेस्ट मान लेगा क्योंकि गाड़ी की स्पीड नहीं बदलती है, गाड़ी एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। तब भी ये क्या कर सकता है, न्यूटन्स लॉ लगा के इस गाड़ी की पोजीशन वगैरह निकाल सकता है, पोजीशन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी निकाल सकता है। तो उसको कहते हैं हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
ऐसा फ्रेम या तो रुका हुआ है जैसे कि इस केस में है, या अगर चल रहा है तो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। ठीक है, वही नॉन इनर्शियल का मतलब क्या होता है, अगर मान लेते हैं ये गाड़ी में ही बैठा है और इसकी जो गाड़ी है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, स्पीड से जा रही है, इस गाड़ी की खुद ही स्पीड कांस्टेंट नहीं है, कभी ज़्यादा या कभी कम हो रही है, तो ये कैसे कैलकुलेट कर पाएगा इस गाड़ी की स्पीड को, तो वहाँ पे ये न्यूटन लॉ अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम में यही डिफरेंस है। इनर्शियल फ्रेम वो होते हैं या तो वो रेस्ट में होते हैं जैसे कि बच्चा रुका हुआ है या एक पेड़ रुका हुआ है, या अगर मोशन में भी है तो यूनिफॉर्म मोशन में होना चाहिए, नॉट यूनिफॉर्म में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसकी खुद वेलोसिटी बार बार बदल रही है उस सामने वाले में कैसे वो कैलकुलेट कर पाएगा। ठीक, और नॉन इनर्शियल क्या है, जिसमें ऑब्जेक्ट जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ से ले रहे हैं और फ्रेम ऑफ रेफरेंस खुद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। ठीक है, अब इसका क्या और एग्जांपल है, जैसे हमारी अर्थ हो गई। अब देखो बच्चों, मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है और ये कोई प्लेनेट है। अब इस अर्थ के ऊपर से हमें किसी प्लेनेट की वेलोसिटी, ये किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमें इसकी पोजीशन के बारे में पता लगाना है। पर क्या होगा, क्योंकि हमारी अर्थ खुद एक जो उसकी वेलोसिटी है वो चेंज होती है, एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि हमारी अर्थ क्या होती है, घूमती रहती है अपने एक्सिस पे भी और सन के चारों तरफ भी, तो अर्थ की जो वेलोसिटी है वो नॉट यूनिफॉर्म है। अब हम कैसे न्यूटन लॉ लगा के इसकी पोजीशन पता लगा सकते हैं, तो नहीं लगा सकते। इसलिए साइंटिस्ट खाली न्यूटन लॉ नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें जो फैक्टर है उसको अप्लाई करते हैं, तब जाके किसी प्लेनेट की ठीक ठीक पोजीशन का पता लगा सकते हैं। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर ही है तब तो न्यूटन लॉ लगाया जा सकता है, पर अगर अर्थ के बाहर देखेंगे, मून को देखेंगे या किसी दूसरे प्लेनेट को देखेंगे, तो खाली न्यूटन लॉ से काम नहीं चलेगा। तो अर्थ को क्या कंसीडर किया जाता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कब, जब हम अर्थ के बाहर देख रहे हैं। अगर अर्थ के ऊपर ही मोशन कैलकुलेट करना है तो न्यूटन लॉ वहाँ पे अप्लाई होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट और देखने वाला भी और जिसको देख रहा है दोनों अर्थ के ऊपर है। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं आगे। अब देखो बच्चों, आते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि पोजीशन क्या होती है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। पहले बात करते हैं डिस्टेंस की। देखो बच्चों, डिस्टेंस जो होती है ना वो बताती है कि दो पॉइंट, मान लेते हैं ए और बी, कितना दूर है। ठीक है, इसका गाड़ी से मतलब नहीं है, इसका मतलब है कि दो पॉइंट कितना दूर है, और उसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक, मान लेते हैं गाड़ी जाती है ए से बी तक, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 1000 मीटर। ठीक है, इसको डिस्टेंस लिख लेते हैं, डिस्टेंस को शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे। अगर वो गाड़ी ए से बी तक जाती है और बी से सी तक आ जाती है, अब कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। देखो बच्चों, डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है, हमेशा, डायरेक्शन बदले या ना बदले, गाड़ी आगे या पीछे कहीं भी जाए, डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है। तो 1000 उसने पहले आगे की तरफ चला ए से बी तक, फिर बी से सी तक कितना ट्रैवल किया, 400, तो टोटल कितना ट्रैवल किया उसने, 400 मीटर। ठीक है, उसी तरह बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। इसके लिए डायरेक्शन की कोई वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है, इसके लिए डायरेक्शन नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन यहाँ पे मैटर नहीं करती। पर इस केस में अगर ऑब्जेक्ट ए से पहले बी तक गया है, पहले केस में, तो कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा, 1000। ठीक है, अगर गाड़ी सिर्फ स्ट्रेट लाइन में जाती है, अपनी डायरेक्शन को रिवर्स नहीं करती है या कोई डायरेक्शन चेंज नहीं करती है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। ठीक, अब ये गाड़ी वापस आती है, पहले जाती है ए से बी तक और फिर बी से सी तक। अब इसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है, ए से बी तक कितना किया है, 100। ठीक, जब हम राइट की तरफ जाते हैं तो प्लस लेते हैं, गाड़ी बी से सी तक का आया है तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, और नेगेटिव कितना, 400, तो कितना हो गया, 600। ठीक, कहने का मतलब ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट का गाड़ी इनिशियल पोजीशन पे कहाँ पे थी, ए पे, और पूरी जर्नी खत्म करने के बाद सी पे आई है, तो ए और सी के बीच में कितना गैप है। ठीक है, तो गाड़ी अपने पुरानी पोजीशन से और नई पोजीशन के बीच में कितना गैप है, उसी को कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डायरेक्शन इसके लिए वैलिड है, डायरेक्शन होना जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन इसकी होती है। ठीक, अब देखो बच्चों, डिस्टेंस स्केलर होती है और हमेशा पॉजिटिव होती है, तो हमेशा यहाँ पे डिस्टेंस को ऐड करना है हमेशा। उसी तरह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन की वैल्यू होती है, अगर डायरेक्शन रिवर्स करोगे तो साइन
चेंज करना पड़ता है, नेगेटिव लेना पड़ता है। अगर ये गाड़ी ए से बी तक जाए और फिर वापस ए तक आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पुरानी पोजीशन और नई पोजीशन में कितना गैप है, 0, तो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर खाली ये ए से बी तक जाए या पुरानी पोजीशन में थोड़ा भी दूर चली जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये पहले बी तक जाए और फिर नेगेटिव डायरेक्शन में ज़्यादा दूर चली जाए तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, डिस्प्लेसमेंट हमेशा और डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही होता है। ठीक, कुछ केस में इक्वल हो सकता है, कब, जब गाड़ी की डायरेक्शन चेंज ना हो, दोनों ए से बी तक जाए, तो इसका मतलब यहाँ पे भी डिस्टेंस 1000 हो जाएगी, यहाँ पे भी, उस केस में तो ये हो जाएगी बैलेंस। पर जैसे ही इसने अपनी डायरेक्शन बदली तो ये वाली वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अगर ये रिवर्स में आएगी तो। अब बात करते हैं बच्चों, अब देखो बच्चों, दो केस है, काफ़ी सिंपल केस है। एक बच्चा अपने घर से स्कूल जाता है तो 3 किलोमीटर इस डायरेक्शन में और 4 किलोमीटर इस डायरेक्शन में है, तो क्या बता सकते हो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया? तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर दोनों को ऐड कर देंगे, ए से बी तक 3 है और बी से सी तक 4 है, तो 7 किलोमीटर। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं मैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल ये है, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 5 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 5 किलोमीटर। आ गया ना कम उससे, क्योंकि डायरेक्शन वहाँ पे चेंज हुई है। ठीक, उसी तरह एक पार्क है ये। ठीक, इस पार्क का जो डायमीटर है 200 मीटर है। एक बच्चा ए से बी तक जाता है, तो जरा बता सकते हो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है? तो डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होती है, ये हाफ सर्कमफेरेंस जो है, तो हाफ सर्कमफेरेंस होती है पाई आर, पाई की वैल्यू वही 3.14, रेडियस कितना हो जाएगी 100, 200 का हाफ, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 314 मीटर। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालूं, इस बच्चे ने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ देखो बच्चों, इनिशियल पोजीशन यहाँ पे थी और फाइनल पोजीशन 200 मीटर दूर है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 200 मीटर, आगे ना उसी से कम। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये फर्क होता है। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं स्पीड। देखो बच्चों, स्पीड क्या होती है, स्पीड रेशियो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम। मान लेते हैं हमारे पास वही हमारी गाड़ी है, ठीक है, और इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है ए से बी तक। ठीक है, मान लेते हैं 100 किलोमीटर, और उसका जो टाइम लगा यहाँ से जाने में मान लेते हैं 5 घंटे लगे हैं, तो उसकी स्पीड कितना रही होगी? तो स्पीड कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से, स्पीड को v से लिखते हैं। ठीक है, स्पीड या वेलोसिटी दोनों को v से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल की 100 डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब गाड़ी ने 20 किलोमीटर हर घंटे ट्रैवल किया है। ठीक, अब देखो बच्चों, गाड़ी एक स्पीड से हो सकता है कि ये 20 किलोमीटर की स्पीड से यहाँ पे ट्रैवल करे, ठीक है, पर ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि गाड़ियों में ब्रेक भी लगते हैं, ठीक है, एक्सीलेटर भी दबाना होता है। तो अगर ये गाड़ी सिर्फ ए से बी तक 20 किलोमीटर अपनी कांस्टेंट स्पीड के साथ आती है, तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, अपनी स्पीड ना बदलना। या गाड़ी की नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, ये गाड़ी कभी तेज चलना शुरू कर देती है, कभी कम चलना शुरू हो जाती है, पर इसने 100 किलोमीटर ट्रैवल किया है 5 घंटों में। कहीं पे जाम भी लगा हो सकता है, कहीं पे रोड खाली भी हो सकती है। तो हम स्पीड में क्या देखते हैं, हम ओवरऑल पूरी जर्नी को देखते हैं, ए से बी तक कितना डिस्टेंस है और उसको आने में कितना टाइम लगा। ठीक है, सिंपल उनको डिवाइड करते हैं और हमें मिल जाता है। ठीक, देखो बच्चे, यूनिफॉर्म स्पीड कैसे होती है, एक गाड़ी है और हमने कुछ पॉइंट यहाँ पे मार्क किए हुए हैं हर 10 किलोमीटर के बाद। ठीक, ये ए से बी तक आती है, 10 किलोमीटर ट्रैवल करती है 1 घंटे में, आगे का 10 किलोमीटर भी 1 घंटे में ट्रैवल करती है, उससे आगे का 10 किलोमीटर भी 1 घंटे में ट्रैवल करती है। तो इसका मतलब वो हर 1 घंटे में 10 किलोमीटर ट्रैवल करती है। इस टाइप की स्पीड को कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, अब बात करते हैं अगर मैं इसी कोई नॉन यूनिफॉर्म में बात करूँ, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में बात करूँ, तो मान लेते हैं कि इसको, मान लेते हैं यहाँ पे 1 घंटा लग रहा है, यहाँ पे हो सकता है 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा लग जाए या 1 घंटे से थोड़ा कम लग जाए। ठीक है, अगर सेम डिस्टेंस को अलग अलग टाइम में कवर कर रही है, शुरू के 10 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रैवल किया, आगे के 10 थोड़ा 1.5 आवर में, और अगला टर्न 0.5 आवर में,
कभी हो सकता है रोड खाली हो, कभी रोड पे जैम हो, तो स्पीड चेंज होती रहती है। उसी स्पीड को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है बच्चों। अब स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड। ठीक है। और हम नॉर्मली किलोमीटर पर आवर में भी स्पीड को ले लेते हैं जब हम बड़ी डिस्टेंस की बात करते हैं। ठीक है। इसमें से इसको चेंज करने का क्या तरीका है? एग्जाम्पल, अगर आपको दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर और उसको बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो हम क्या करेंगे? इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो 36 को सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 में। ठीक है। तो यह आ जाएगा, इससे कट जाएगा 1 और ये 2, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो जब भी हमें क्या करना होता है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड से, यहाँ पे ध्यान रखना, किलोमीटर पर आवर से चेंज करना है मीटर पर सेकंड, तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 5/18। और अगर इससे इसको चेंज करना है तो 18/5 उल्टा। ठीक, ये याद रखना, काफ़ी काम आएगा। तो ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। और जनरली बड़ी डिस्टेंस के लिए किलोमीटर पर आवर भी ले लेते हैं, ट्रेन वगैरह के केस में। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, अब क्या होता है, हमारी गाड़ी है, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? ठीक है। हमारी गाड़ी ने S1 डिस्टेंस को S से डिनोट करते हैं, S1, S2, S3। अलग अलग डिस्टेंस जो है ट्रैवल किया अलग अलग स्पीड से, तो एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज का मतलब होता है पहले तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया और टोटल टाइम। ठीक। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस पॉइंट का टाइम निकालें तो टाइम कितना मिलेगा हमको? देखो बच्चों, टाइम के लिए हम क्या करेंगे, इसका T1 आ जाएगा हमारा S1 U1। ठीक। उसी तरह इन दोनों पॉइंट के बीच का टाइम कितना आ जाएगा? S2 U2 या V2। और यहाँ पे टाइम आ जाएगा S3 V3। ठीक। तो जो टोटल टाइम हो गया हमारा, टोटल जो टाइम है T1 प्लस T2 प्लस T3, सबको ऐड करेंगे तो S1 U1 S2 U2 और S3 U3। ठीक है। स्पीड को U या V में लिखते हैं हमेशा, इस फॉर्मूले में रख देते हैं। V एवरेज हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना? S1 S2 S3, S1 S2 S3 डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है हमारा? बच्चों इसको डिवाइड करेंगे टोटल टाइम से, S1 U1 S2 U2 S3 U3। ठीक है। जो हो गई हमारी एवरेज वेलोसिटी। अब आता है इसका एक स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या कहता है? देखो बच्चों, स्पेशल केस के लिए मैंने क्या सिर्फ दो डिस्टेंस को लिया है, S1 और S2। और मैं क्या करता हूँ, S1 और S2 मैंने S मान लिया है। ठीक है। अब मुझे क्या है कि इसका फॉर्मूला बनाना है। ठीक। अब जैसे कि मेरा अभी फॉर्मूला क्या था, V एवरेज, ये थी S1 प्लस S2 डिवाइड बाय S1 U1 S2 U2। अब S1 और S2 की जगह क्या रखेंगे? S। तो S और S क्या हो जाएगा? 2S। यहाँ पे भी S है, यहाँ पे भी S है, तो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा U1। ठीक। S से S कैंसिल। अब देखो बच्चों, एवरेज के लिए ये फॉर्मूला हमारा बन गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी U1 U2 और ये चला जाएगा ऊपर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, U1 प्लस U2 U1 मल्टीप्लाई U2। ये ऊपर जाएगा तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 2 U1 U2 U1 प्लस U2। ठीक है। तो ये बन गया हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। अगर इस गाड़ी ने दो अलग अलग स्पीड ट्रैवल किया, A से B तक 10 मीटर पर सेकंड और B से C तक 20, और ये दोनों डिस्टेंस जो है सेम है, ये भी S है और ये भी S है। अब इस फॉर्मूले को यूज करके हम यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो एवरेज क्या आ जाएगी? 2, दोनों स्पीड की मल्टीप्लाई और नीचे दोनों को ऐड करके लिखना है, तो ये हो जाएगा 30। ठीक। कट। यह आ जाएगा हमारा 40 डिवाइड बाय 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों। तो ऐसा यूज करके हम निकाल सकते हैं। अब देखो बच्चों, दूसरा केस है, यहाँ पे डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, मतलब डिस्टेंस दिया नहीं है। इसने A से B तक गया T टाइम के अंदर T1 और स्पीड रखी अपनी U1।
बी से सी तक गया है t2 टाइम में और स्पीड रखे है u2 और यहाँ पे स्पीड रखे u3 और t टाइम तक ही गया है। अब हमें इस जर्नी की एवरेज स्पीड बतानी है। पहले हम बताएंगे कि टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल की है, जो टोटल डिस्टेंस इसने ट्रैवल की है वो हो जाएगा v1 t1 u2 3 t3। ठीक है, टोटल टाइम की बात करें तो सारे टाइम को ऐड करना है t1 प्लस t2 प्लस t3 और ये चीज़ हमको एवरेज वेलोसिटी क्या बताएगी, टोटल जो भी है हमारा डिस्टेंस उसको रखेंगे ऊपर t2 u3 t3 और टोटल टाइम t1 t2 t3। ठीक, ये तो हो गया एक जनरल फॉर्मूला। जैसे कि हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, हमने सभी टाइम को इक्वल मान लिया है। ठीक है, कि ये जो टाइम है सभी इक्वल है, t1 t2 ये सब n के t के बराबर है। ठीक है, t के इक्वल इंटरवल है यहाँ पे, जैसे इसको 1 घंटा मानो, ये भी घंटा हो गया, ये भी 1 घंटा हो गया, कुछ भी मान सकते हैं पर इक्वल है। तो इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे, देखो बच्चों, तो t कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा u1 u2 स्लैश 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 डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा n t, क्योंकि n बार आ रहा है तो n t हम इसको ले लेंगे, t से हमने t काट दिया तो एवरेज कितना आ गई हमारी, एवरेज आ जाएगी हमारी u1 u2 डैश डैश n, अगर ये n तक जा रही है। ठीक है, तो ये हमारी एवरेज वेलोसिटी या स्पीड आ गई है। ठीक है, तो ऐसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, गाड़ी की एट ए टाइम उसी मोमेंट पे क्या स्पीड है, उसको डिनोट करते हैं डिफरेंशिएशन में ds डिवाइड बाय dt। ये चीजें हम यूज करते हैं जब हम टाइम बहुत कम लेते हैं, 1 सेकंड, हर सेकंड गाड़ी की स्पीड कितना है। ठीक, और ये हमारा जो मीटर होता है, स्पीडोमीटर होता है गाड़ी का, वो हमको बताता है, ठीक है, कि गाड़ी की उस टाइम पे स्पीड कितना है। ठीक है बच्चों, ये था स्पीड के बारे में। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। देखो बच्चों, वेलोसिटी स्पीड ही होती है, बस इसके पास डायरेक्शन होती है। ठीक है, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं, गाड़ी अगर रिवर्स में आएगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कम होता रहता है, तो डायरेक्शन का भी यहाँ इंपॉर्टेंट रोल इसमें है। तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, वहाँ पे डिस्टेंस था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है डिवाइड बाय टाइम। सेम ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड, और डायमेंशन क्या है m0 LT-1, तो मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना बच्चों, स्पीड जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो हमेशा तो बड़ी होगी या इक्वल होगी वेलोसिटी के। ठीक है, जैसे डिस्प्लेसमेंट वाले केस में था। ठीक है, कभी भी वेलोसिटी स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों बराबर होंगे। अगर गाड़ी रिवर्स होती है तो ये कम होना शुरू हो जाती है, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। ठीक है, अब बच्चों कुछ ग्राफ के बारे में देखते हैं। देखो बच्चों, ये कुछ ग्राफ है। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इसका ग्राफ बनेगा, मान लेते कि ये, ठीक, ऊपर जाने का मतलब है ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है, ग्राफ का नीचे आने का मतलब होता है हमारे पास आ रहा है। पर क्योंकि उसके डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट बनी हुई है, टाइम तो हमेशा बढ़ता रहता है, पर जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज नहीं होती है, तो इसका मतलब ये रेस्ट के अंदर है, गाड़ी चल नहीं रही है। यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन की अगर बात करें, 2 टाइप के ग्राफ बन सकते हैं, डिस्टेंस और टाइम के बीच में, या वेलोसिटी और टाइम के बीच में। अगर इन दोनों की बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हर टाइम गाड़ी इक्वल इंटरवल में ट्रेवल कर रही है। मान लेते हैं हमने 3 पॉइंट मेजरमेंट किए, ये 1 सेकंड का डाटा मान लेता हूँ, कुछ भी मान सकते हैं कि ये 1 सेकंड, ये 2, ये 3, और हर बार ये बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। मान लेते हैं ये 10 हो गया, ये 20 और ये 30। मीटर में ले सकते हो इसको सेकंड में ले सकते हो। ठीक, कहने का मतलब हर सेकंड 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है, 1 से 2, अगले सेकंड फिर से ये 10 से 20 चला गया, मतलब हर जो सेकंड वो 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है। तो इस टाइप की मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। फिर इसी ग्राफ को अगर इस पे दिखाएं तो हम इसको दिखाएंगे कुछ इस टाइप से। ठीक है,
मान लेते हैं इसकी स्पीड यहाँ पे कितनी बनी हुई है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये कांस्टेंट बनी हुई है, ये चेंज नहीं होती है। तो ये हो गए यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ, ठीक। फिर एक आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसको पढ़ाऊंगा मैं जब मैं एक्सेलरेशन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब। पर अभी हमको पढ़ना है रिलेटिव मोशन के बारे में। पर उससे पहले आप देखो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, बस यहाँ पे वेक्टर आ जाता है, ठीक है। उसी तरह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, dx डिवाइड बाय dt, वेक्टर फॉर्म में। आगे जब क्वेश्चन करेंगे तब इनका यूज बताएंगे कैसे होता है, ठीक है। देखो बच्चों, अब आता है टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, मान लेते हैं दो गाड़ियां सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, VB और VA। अब क्या होता है कि जो VA, इस गाड़ी में जो बैठा हुआ एक कोई भी इंसान है, वो सामने वाली गाड़ी को दिखता है, ठीक। इनकी स्पीड अभी हम यहाँ पे यूनिफॉर्म मान के चल रहे हैं, VA बनी हुई है, इसकी VB बनी हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग अब क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगी, अगर मैं निकाल, देखो बच्चों VBA का मतलब होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A, क्योंकि जो V की वेलोसिटी है वो ज्यादा है एज A से, ठीक। अब देखो उसको लिखते कैसे हैं, VBA को लिखा जा सकता है VB माइनस VA, ठीक। इसका मतलब ये होता है कि जो A है उसको V की वेलोसिटी कितना फास्ट जाती हुई दिखाई देगी, उसको B की स्पीड में से अपनी स्पीड माइनस करनी होगी, क्योंकि ये खुद भी एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। अब एग्जांपल से बताता हूँ कैसे। उसी तरह इसकी बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ VB रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, अगर ये दोनों सामने से आ रहे हैं एक दूसरे के, तो इसको ये गाड़ी जो आती हुई दिखाई देगी वो किस स्पीड से आती हुई दिखाई देगी। इस केस में क्या था, ये गाड़ी किस स्पीड से आगे की तरफ जा रही है, ठीक है, या किस वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रही है, उसको निकालने के लिए क्या होता है, इसकी वेलोसिटी में से अपनी को माइनस करना है। अगर बात करूं मैं इसकी, ये गाड़ी सामने से आ रही है तो कितना वेलोसिटी से आ रही है, उसके लिए क्या करना होगा हमको, VB माइनस, तो हम क्या कर देते हैं VB प्लस VA, ठीक है। अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो वेलोसिटी ऐड हो जाती है, अगर सेम डायरेक्शन है तो माइनस हो जाती है। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो ये गाड़ी जो जा रही है 30 मीटर पर सेकंड और ये आगे जा रही है 50 मीटर पर सेकंड। अब जो इसके अंदर कोई भी अगर इंसान बैठा है, कोई भी अगर आदमी बैठा है, उसको ये गाड़ी किस स्पीड से आगे जाती हुई दिखाई देगी। तो सीधी सी बात है, ये मेरी A थी और ये B थी, तो हमको क्या निकालना है, रिलेटिव स्पीड ऑफ B या वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 50 माइनस 30, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसके अकॉर्डिंग इस गाड़ी की स्पीड कितना हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड। ग्राउंड के अकॉर्डिंग इसकी 50 है, इसकी 30 है, पर इसके अकॉर्डिंग इसकी स्पीड कितना है, 20, ठीक है। तो ये इससे 20 मीटर की स्पीड पे आगे की तरफ जा रहा है। इस केस में दोनों बिल्कुल सामने से गाड़ी आ रही है, तो अगर हम यहाँ पे इसको A और इसको B माने, B की जो वेलोसिटी है A के रेस्पेक्ट में कितना आएगी, इन दोनों को ऐड कर देना है, 30 प्लस 50 तो 80 मीटर पर सेकेंड। तो इसको ये गाड़ी दिखाई देगी 80 मीटर पर सेकेंड सामने से आती हुई, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप को एज ए रेस्ट मान के चलेगा, ठीक है। रियल में रेस्ट में नहीं है, पर ये अपने आप को मान लेगा और उसको लगेगा कि जो गाड़ी आ रही है 80 मीटर की स्पीड से सामने से आ रही है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा जब दो ट्रेन क्रॉस करती है तो हमको ट्रेन की स्पीड ज़्यादा महसूस होती है जो सामने से आ रही है हमको, क्योंकि उसमें हमारी खुद की जो ट्रेन की स्पीड है वो भी ऐड हो जाती है, ठीक है। तो बच्चों अब मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में, जिसमें हम पढ़ाएंगे एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं।